बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज के इस लेक्चर से हम अपना पहला हेड ऑफ इनकम सैलरी स्टार्ट करने लगे। अच्छा, सैलरी की टैक्सेशन को कवर करने से पहले, सैलरी की टैक्सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्विकली आप लोगों को रिकैप करवाना चाहूँगा कि टैक्स लायबिलिटी की जो कंप्यूटेशन है, हम जो एक इंडिविजुअल या एओपी की टैक्सेशन करते हैं, उनकी जो कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या था, उस फॉर्मेट में चीज़ें किस तरह से वर्कआउट होती है, किस सीक्वेंस में वर्कआउट होती है, और ये फॉर्मेट को समझना, ये फॉर्मेट को मेमोराइज करना बड़ा ही ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि ये आपको एक सीक्वेंस, एक डायरेक्शन देता है कि यार किस तरह से, किस सीक्वेंस में मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, किस तरह से कंप्यूटेशन को मैं प्रोसेस कर रहा हूँगा। देखें, सबसे पहला काम ये होता है कि एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो कुछ भी कमा रहा है, एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो कुछ भी कमा रहा है, एक टैक्स पेयर की पूरे साल की इनकम को आप 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करेंगे, आप 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा कि एज अ टैक्स पेयर, एज अ पर्सन, मैंने पूरे साल में, पूरे टैक्स ईयर में जो कुछ भी कमाया, मैं उसे 5 में से किसी एक कैटेगरी में, मैं उसे 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासीफाई कर रहा हूँगा। या तो मैं इनकम सैलरी कमा रहा हूँ, या मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा हूँ, या मेरे पास कैपिटल गेन की इनकम है, या मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, या मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं सबसे पहले पूरे साल की इनकम में से चीज़ों को प्रॉपर्ली क्लासीफाई करूँगा। सैलरी को सैलरी में, कैपिटल गेन को कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम बिजनेस को इनकम फ्रॉम बिजनेस में, अगर बाकी सारी चीज़ें तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ये होगा कि आपने पूरे साल में जो भी इनकम कमाई है, आप उसे रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम में क्लासीफाई करेंगे। अब जब हम रेलिवेंट हेड की इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, जब हम किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस हेड ऑफ इनकम में हम ब्रॉडली दो चीज़ें देख रहे होते हैं। उस हेड ऑफ इनकम में हम ब्रॉडली दो चीज़ें देख रहे होते हैं। नंबर 1, उस हेड की अमाउंट चार्जेबल। नंबर 1, उस हेड की अमाउंट चार्जेबल, यानी कि रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में, पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में कौन सी इनकम पे टैक्स लगना है, कौन सी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो रही है, माइनस उस हेड की इनकम को कमाने के लिए, उस हेड की इनकम को कमाने के लिए हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए जो हमें लॉ में माइनस करने की इजाज़त है। देखिए, कोई भी हेड हो, चाहे हम सैलरी की बात करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें, कैपिटल गेन की बात करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करें, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें, हर हेड ऑफ इनकम में हमने ये दो दो चीज़ें देखनी है कि यार हमारे हेड ऑफ इनकम में कौन सी अमाउंट, कौन सी इनकम की बात होगी, और हमारे हेड में कौन से एक्सपेंसेस और कौन से डिडक्शंस, कौन से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाज़त दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हो, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपकी अमाउंट चार्जेबल क्या होगी? सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमारी अमाउंट चार्जेबल सेल्स होगी, यानी जो भी हमने पूरे साल में सेल्स की वो हमारी अमाउंट चार्जेबल है। और उस सेल्स के अगेंस्ट हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उस सेल्स के अगेंस्ट हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये हमारी अलाउबल डिडक्शंस हैं। इसमें हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी माइनस कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी माइनस कर रहे होंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन भी माइनस कर रहे होंगे, और 10 तरह के बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस कर रहे होंगे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में अमाउंट चार्जेबल क्या है? सेल्स। एक्सपेंसेस क्या है सर? जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, एडमिन एक्सपेंस हो गए, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गए, फाइनेंस एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, आप कैपिटल गेन की इनकम कमा रहे हो, तो कैपिटल गेन की इनकम में आपकी अमाउंट चार्जेबल क्या होती है? सर, हमारी अमाउंट चार्जेबल होती है सेल प्रोसीड, यानी एक कैपिटल एसेट को बेचकर, कैपिटल एसेट को सेल करके जो हमारे पास प्रोसीड आई, ये हमारी अमाउंट चार्जेबल है। और इस सेल प्रोसीड से हम क्या माइनस करते हैं? सर, इस सेल प्रोसीड से हम एसेट की कॉस्ट माइनस करते हैं। तो कैपिटल गेन के हेड में हमारी अमाउंट चार्जेबल क्या है? सेल प्रोसीड कंसिडरेशन। और डिडक्शन या एक्सपेंस हमने क्या किया होता है? सर, उस एसेट की कॉस्ट। इसी तरह जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड कवर करोगे, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आपके पास अमाउंट चार्जेबल क्या होगी? रेंट। कि आपने जो रेंटल इनकम रिसीव की, जो आपने रेंटल इनकम कमाई, ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में अमाउंट चार्जेबल है। और फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमें कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस दिए गए कि आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेंट से ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम पूरे साल में जो कुछ भी कमा रहे हैं, उससे हम इन 5 में से किसी एक हेड में क्लासीफाई करेंगे। या तो वो सैलरी होगा, या वो कैपिटल गेन होगा, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। हर हेड ऑफ इनकम में हम ये देखेंगे कि कौन सी अमाउंट, कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है, और उस इनकम के अगेंस्ट, उस
अमाउंट के अगेंस्ट हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाजत दी गई है, इन एक्सपेंसेस को अलाउबल डिडक्शंस का नाम दिया जाता है। इन एक्सपेंसेस को अलाउबल डिडक्शंस का नाम दिया जाता है। अब जब आप अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस यानी कि एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। हो सकता है आपके पास इनकम आ रही हो सकता है आपके पास लॉस आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपये की इनकम कमाई जिसके लिए 20 रुपये के खर्चे किए थे, तो मेरे पास 80 रुपये की हेड की इनकम आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है मैंने 100 रुपये की इनकम कमाई हो लेकिन 130 का एक्सपेंस हो गया हो, तो अब मुझे 30 रुपये का लॉस आ रहा होगा। तो किसी भी हेड में जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे, अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस को माइनस करोगे, तो इनकम भी आ सकती है, एक्सपेंस भी आ सकता है। टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में लॉस आने का एक ही रीजन होगा, जब किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शंस अमाउंट चार्जेबल से बढ़ जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपके पास लॉस एक ही वजह से आ सकता है और किसी वजह से नहीं आएगा। एक ही वजह है लॉस आने की, और वो लॉस कब आएगा? जब एक हेड ऑफ इनकम का अलाउबल डिडक्शंस का नंबर उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा आ रहा हो। यानी आपने 130 के खर्चे किए लेकिन इनकम 100 रुपए की थी, तो आपके पास लॉस आया। पूरे टैक्स लॉ में, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का सिर्फ यही एक रीजन है और किसी दूसरी वजह से लॉस अराइज नहीं हो सकता। तो हमने 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट की। अब इसके बहुत सारे रूल्स है जो हम 1 बाय 1 एक हेड में कवर करते हैं। 5 हेड्स की इनकम का टोटल करने के बाद हम अलग से ऐड करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम को। देखिए, हमारे टैक्स लॉ में बहुत सारी इनकम्स ऐसी हैं जो कि रियल टर्म में, जो कि रियल लाइफ में हमारी इनकम है, लेकिन हमें लॉ मेकर ने उस पर छूट दी है, हमें लॉ मेकर ने उस पर बचत दी है कि लॉ मेकर उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाता। इससे हम एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं। सर, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एग्रीकल्चर इनकम। वैसे तो बहुत सारी इनकम्स हैं ऐसी जो कि एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एग्रीकल्चर इनकम। इनकम टैक्स लॉ एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। और भी बहुत सी तरह की इनकम है, वक्त के साथ साथ आप देखेंगे। तो आपने अगर कोई ऐसी इनकम कमाई है जो कि लॉ में एग्जेम्प्ट है, तो उससे आप 5 हेड्स के बाद सेपरेटली ऐड कर रहे होंगे। यानी पहले मैंने 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट की, फिर मैं वो इनकम लाऊंगा जो कि मेरी लॉ के तहत एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? खेती बाड़ी की इनकम। अगर खेती बाड़ी करके इनकम कमाते हो, इनकम टैक्स लॉ में ये इनकम एग्जेम्प्ट है। अब 5 हेड्स की इनकम और उसमें एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करने के बाद जो नंबर हमारे पास बनता है उसे हम नाम देते हैं टोटल इनकम। और ये नाम मैंने नहीं दिया, ये नाम लॉ मेकर ने दिया। लॉ मेकर ने डिफाइन किया है। आई डोंट नो डेफिनेशन अभी हैंडआउट में कहाँ होगी, लेकिन टोटल इनकम की डेफिनेशन है। व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम इज सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। ये टोटल इनकम की डेफिनेशन है कि टोटल इनकम इज सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। जब आप 5 हेड्स की इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करते हो तो आपके पास टोटल इनकम बनती है। जब आप 5 हेड्स की इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करते हो तो जो आपके पास सम है उसे क्या नाम दिया जाएगा? सर, उसे टोटल इनकम का नाम दिया जाएगा। अब टोटल इनकम से हम दो चीजें माइनस करेंगे। नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम एंड नंबर 2 डिडक्टेबल अलाउंसेस। सर, एक बच्चे ने कहा क्या यह फॉर्मेट हमें याद करना होगा? यस, ये फॉर्मेट हमें याद करना होगा। तो सर, ये याद रखना जरूरी क्यों है? सर, ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आपकी कंप्यूटेशन की डायरेक्शन देगा, यही आपको कंप्यूटेशन का रास्ता बताएगा कि यार इस तरह से टैक्सेशन करनी है। और ऐसा नहीं है कि इसका बैठ कर रट्टा लगा रहे हैं। जब आप 8-10 सवालों को सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मेट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जब आप 5-6-10 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको ये फॉर्मेट वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन बताना, समझना जरूरी है कि यार ये कंप्यूटेशन का ढांचा, कंप्यूटेशन का स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद होना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि आपने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली।
टोटल इनकम से आप एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस करोगे। सबसे पहले एग्जेम्प्ट इनकम की बात करते हैं। ये एग्जेम्प्ट इनकम वही है जो आपने थोड़ी देर पहले यहां पर ऐड किए थे। ये एग्जेम्प्ट इनकम वही है जो आपने अभी पिछले ही स्टेप में ऐड किए थे। हाँ सर, ये क्या बेतुकी बात हो गई, पहले ऐड कर रहे हैं फिर लेस कर रहे हैं, तो करते ही ना ऐड करते ना लेस करते, ये मेहनत क्यों किया आपने? सर ये करना पड़ेगा। देखें, टैक्स लॉ में टैक्स देना एक अलग चीज़ है और उस इनकम को गवर्नमेंट को बताना, उस इनकम को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, ये अलग चीज़ है। अगर एक इनकम एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इनकम आप छुपा लोगे, वो इनकम आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करोगे। तो अगर हमने कोई एग्जेम्प्ट इनकम भी कमाई है, हमें गवर्नमेंट को उसके बारे में बताना ज़रूर है, हमें गवर्नमेंट को उसको रिपोर्ट ज़रूर करना है। तो इसी वजह से हम एग्जेम्प्ट इनकम को ऑल टुगेदर इग्नोर नहीं कर देते। हम एग्जेम्प्ट इनकम को पहले रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, और फिर अगले स्टेप में उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स तो लगना ही नहीं है। तो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड किया जाता है, फिर अगले स्टेप में लेस किया जाता है। इसके बाद आते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। सर डिडक्टेबल अलाउंस तो आपने हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त माइनस कर दिए थे। किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त आपने डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर दिए थे। अब आप वापस यहां पर माइनस कर रहे हो? नहीं, ध्यान दें, ये कोई एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं चल रहा, ये कोई एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। डिडक्टेबल अलाउंस एक अलग चीज है, अलाउबल डिडक्शन एक अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग बलाओं के नाम है, ये कोई एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है। अलाउबल डिडक्शन इज समथिंग एल्स, अलाउबल डिडक्शन इज समथिंग एल्स, डिडक्टेबल अलाउंस इज समथिंग एल्स। मैं बताता हूं दोनों का डिफरेंस क्या, दोनों में क्या फर्क है। किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त आप जिन एक्सपेंसेस को माइनस करते हो ना, जिन एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हो, इसको नाम दिया जाता है अलाउबल डिडक्शंस। किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त आप जिन एक्सपेंसेस को माइनस करते हो ना, जिन एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हो ना, इसको नाम दिया जाता है अलाउबल डिडक्शंस। लेकिन टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए, टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए आप जो चीज माइनस करते हो ना, दिस इज नॉट अलाउबल डिडक्शन, दिस इज डिडक्टेबल अलाउंस, ये कुछ और चीज है। तो हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त, हम अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस माइनस करते हैं। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम टोटल इनकम से डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस कर रहे होते हैं। तो क्या फर्क है दोनों में? सर अलाउबल डिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ हेड ऑफ इनकम, ये आपकी हेड की इनकम को कम करता है, ये आपकी हेड की इनकम को रिड्यूस करता है। जबकि डिडक्टेबल अलाउंस इज द रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। क्या फर्क है दोनों में? अलाउबल डिडक्शन आपकी हेड की इनकम को कम करता है। किसी हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त जिन एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स को हम माइनस करते हैं, दीज आर अलाउबल डिडक्शंस। और डिडक्टेबल अलाउंस क्या चीज है? सर टोटल इनकम को कम करने के लिए, टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो चीजें हम टोटल इनकम से माइनस करते हैं, दिस इज अवर डिडक्टेबल अलाउंस। अब अलाउबल डिडक्शंस हम हर हेड के सेपरेटली कवर करते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस अलग कवर करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, कैपिटल गेन के एक्सपेंसेस अलग कवर करेंगे कैपिटल गेन के हेड में, इनकम फ्रॉम बिजनेस के डिडक्शंस, इनकम फ्रॉम बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग कवर करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में। यानी कि हर हेड की अलाउबल डिडक्शंस हमें लॉ में सेपरेटली प्रोवाइडेड है, हमें हर चैप्टर में अलग अलग प्रोवाइड की गई है कि यार सैलरी में ये माइनस कर सकते हो, कैपिटल गेन में ये माइनस कर सकते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये माइनस कर सकते हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये माइनस कर सकते हो। तो हर हेड की अलाउबल डिडक्शंस अलग अलग है। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस इन टोटल 4 है। डिडक्टेबल अलाउंस इन टोटल 4 है, यानी कि 4 चीजें हैं जिसको लॉ मेकर ने डिडक्टेबल अलाउंस का नाम दिया है। नंबर 1 इज ज़कात, नंबर 2 इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड, नंबर 3 इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, एंड नंबर 4 इज एजुकेशनल एक्सपेंस। इन टोटल आज की तारीख में आपके लॉ में टोटल 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं: ज़कात, WWF, WPPF एंड एजुकेशनल एक्सपेंस।
और अगेन हमें सिर्फ इनके नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाना कि हाँ एजुकेशनल एक्सपेंस कोई भी हो माइनस कर देंगे, ज़कात हमने पे की तो माइनस कर देंगे, नहीं। इन सब के अलग अलग सेक्शन हैं और इन सेक्शन में इनकी कंडीशंस बयान की गई है कि कौन सी ज़कात की बात हो रही है, कौन से एजुकेशनल एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो जब हम डिडक्टेबल अलाउंसेस पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पर हमने डिटेल में इनकी कंडीशंस पढ़ी है कि यार ज़कात हम वही माइनस करते हैं जो ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस की तय की गई हो। एजुकेशनल एक्सपेंसेस की कुछ कंडीशंस हैं, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन इन टोटल लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस मौजूद हैं। तो अलाउबल डिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ हेड ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस इज द रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का एक ही रीज़न होगा जब किसी हेड में अलाउबल डिडक्शन अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए। आपने एक्सपेंसेस किए ज़्यादा, इनकम कमाई कम, आपके पास उस हेड में लॉस आ रहा होगा और किसी वजह से इनकम टैक्स लॉ में लॉस नहीं आ सकता। देखो यहां क्या लिखा है, मैं समझाता भी हूं। अलाउबल डिडक्शन कैन क्रिएट लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम, बट डिडक्टेबल अलाउंस कैन नॉट क्रिएट लॉस। सर क्या मतलब, समझे नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेट कर रहे हो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेट्स से आपकी सेल्स है 500 और आपने एक्सपेंसेस कर दिए लेट्स से 650 के। आपने 500 रुपये की सेल की लेकिन एक्सपेंसेस कर दिए 650 के। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि हमारे पास बिजनेस लॉस आ गया। कितने का? 150 का। मैंने बिजनेस इनकम को कमाने के लिए 100 रुपये 500 की सेल की, 650 का खर्चा कर दिया, तो मेरे पास बिजनेस में लॉस आ गया 150 का। क्यों? क्योंकि बिजनेस की अलाउबल डिडक्शंस अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दूसरी एग्जाम्पल है, टोटल इनकम है 100, लेकिन हमने पूरे साल में लेट से ज़कात पे कर दी 120। पूरे साल में हमारी टोटल इनकम है 100 और हमने ज़कात पे कर दी 120। अब हमारी जो टैक्सेबल इनकम है ना, वो -20 नहीं होगी, वो 0 हो जाएगी। यानी कि कहने का बात यह है कि डिडक्टेबल अलाउंस आपकी टोटल इनकम को 0 तो कर सकते हैं लेकिन लॉस नहीं क्रिएट कर सकते, नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम को कम तो करेंगे लेकिन मैक्सिमम कितना? 0 कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। तो अलाउबल डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस ये दोनों टर्मिनोलॉजीज अलग हैं, इनका फ़र्क हमें याद हो, इनका फ़र्क हमें पता हो। जो चीज़ हमारे हेड की इनकम को कम करती हैं यानी कि हेड के एक्सपेंसेस, उन्हें हम अलाउबल डिडक्शंस कहते हैं। जो चीज़ हमारी टोटल इनकम को कम करती हैं उसे हम डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। पूरे टैक्स लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं: ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। और सबसे अहम फ़र्क, अलाउबल डिडक्शन की वजह से हमारे हेड ऑफ इनकम में लॉस आ सकता है, जबकि डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से लॉस क्रिएट नहीं होगा। ये टोटल इनकम को मैक्सिमम 0 कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता है। अब एक बेतुका सवाल, सर हमारी 100 रुपये की इनकम है और हमने 120 का ज़कात दे दिया, ये कैसे पॉसिबल है? भाई हो सकता है आपने अपनी सेविंग में से ज़कात दे दिया हो, आपके पास सेविंग्स भी तो हो सकती है ना। हो सकता है आप जज्बाती हुए थे, आपने अपनी सेविंग में से ज़कात दे दी। ऐसा हो सकता है कि आप इनकम से ज़्यादा अलाउबल डिडक्टेबल अलाउंस पे कर दें। आगे बढ़ते हैं। सर टैक्सेबल इनकम पे आ गए। टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है? सर नाम से ही समझ आता है। टैक्सेबल इनकम का मतलब है वो इनकम जिस पे टैक्स देनी है, इनकम विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स। यानी कि वो इनकम जिस पे आपने टैक्स पे करना है, तभी तो इसका नाम क्या है? टैक्सेबल इनकम, कि इसके ऊपर टैक्स देना है। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम।
अब आप क्या करोगे सर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई करोगे, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई करोगे तो आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसे मैंने यहाँ पे नाम दिया है, इसे मैंने यहाँ पे नाम दिया है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का। क्यों ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का नाम दिया ये भी बताता हूँ। आपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई किए, जब टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई करोगे तो आपके पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर एक बात लिखिए, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इसे फॉर द टाइम भी इग्नोर कर दें, मैं थोड़ी देर बाद आपको या किसी आने वाले दिन में बताऊंगा कि ये सरचार्ज क्या होता है। तो टैक्सेबल इनकम पे हमने टैक्स रेट अप्लाई किया, हमारे पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब कुछ चीजें लॉ में ऐसी हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम करती हैं, जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकती हैं। उन्हें हम कहते हैं टैक्स रिडक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट्स। अगेन ये एक सेपरेट चैप्टर है, ये पूरा एक अलग दुनिया, ये पूरी एक अलग चैप्टर है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर देगी। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के टैक्स लॉ में यह है कि अगर आपने कोई अप्रूव्ड इदारे को डोनेशन पे की, आपने किसी अप्रूव्ड इदारे को डोनेशन पे की तो आपको डोनेशन का एक टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अगर आपने किसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन पे किया तो पेंशन स्कीम की कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो ये भी हम वक्त के साथ साथ लॉ में कवर करेंगे कि कुछ चीज़ें हमें टैक्स सेविंग दे रही होती है कि उन्हें उनके अगेंस्ट हमें टैक्स क्रेडिट या रिडक्शन मिल जाता है। अब जब आप अपनी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिडक्शंस को माइनस करते हो तो हमारे पास आता है नेट टैक्स लायबिलिटी, हमारे पास आता है नेट टैक्स लायबिलिटी। यानी कि आसान अल्फाजों में कह सकता हूं, ये आपका टैक्स बर्डन, ये आपका टैक्स बर्डन फॉर द ईयर है। एक टैक्स पेयर को पूरे साल में जो टैक्स का बर्डन उठाना पड़ता है, पूरे साल में जो इनकम टैक्स का बर्डन उठाना पड़ता है, दिस इज दैट नंबर कि ये टैक्स लायबिलिटी है, ये पूरे साल का टैक्स बर्डन है जो आपने फाइनली गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, फिर इसके बाद एक लास्ट चीज है विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड एडवांस टैक्सेस। देखिए पाकिस्तान में ना हम सब जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारी करप्शन भी है, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज भी है, बहुत सारी इनएफेक्टिवनेस भी है। मतलब गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इतना कोई प्रॉपर या एफिशिएंट सिस्टम तो नहीं है। 25 करोड़ की आबादी में 50-60 लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स पे आपसे एडवांस में टैक्स ले लेती है। गवर्नमेंट बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स में आपसे एडवांस में टैक्स कलेक्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर का कभी बिजली का बिल देखोगे ना तो बिजली के बिल में भी इनकम टैक्स आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर का बिल आया है ना 15-20 हज़ार रुपये तो उसमें से 800-1000 रुपये इनकम टैक्स के जा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप गैस का बिल देखोगे उस पर भी इनकम टैक्स आ रहा होता है। आप अपने मोबाइल में वो जो प्रीपेड कार्ड डलवाते हो, पैकेज करवाते हो, उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स का अमाउंट पे करते हो। अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करवाते हो उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स पे करते हो। इसी तरह से बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स पे अमाउंट पे करने वाला बंदा भी आपका टैक्स काट सकता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में जब किसी बंदे को सैलरी दी जाती है ना तो उसकी सैलरी से टैक्स काट कर डायरेक्टली एफबीआर को दिया जाता है। पाकिस्तान में जब कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही होती है ना तो उस डिविडेंड पे टैक्स काट कर एफबीआर को दे रही होती है। तो ये जो हमने टैक्स कटवाया, ये जो हमने टैक्स एडवांस में पे किया, दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स, दिस इज कॉल्ड विदहोल्डिंग टैक्स। इसका नाम से ही समझ आता है यार, वो टैक्स जो हमने एडवांस में दे दिया, वो टैक्स जो हमारा विदहोल्ड हो गया, कलेक्ट हो गया, डिडक्ट हो गया। अब अपने आखिर में अपनी टैक्स लायबिलिटी से अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस को माइनस करना है तो फिर फाइनली आपके पास टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल का नंबर आ रहा होगा। लास्ट में जब आप अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस से अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी से विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस को माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्स पेबल फॉर द ईयर या टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा। ये कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो आपको ये याद हो जाएगा जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपने इस फॉर्मेट को बार बार देखना है, बार बार सीक्वेंस को मेमोराइज करना है कि यार इस तरह से कंपटीशन होगी, पहले ये, पहले फिर वो, फिर ये, पहले टोटल इनकम, फिर टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी, फिर टैक्स क्रेडिट्स, फिर टैक्स लायबिलिटी नेट, फिर विदहोल्डिंग टैक्सेस, फिर टैक्स पेबल और रिफंडेबल। सर किसी ने सवाल पूछा कि सर टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिडक्शंस में क्या फ़र्क है। देखिए, टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिडक्शंस दोनों का बुनियादी मकसद एक ही है कि वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा, वो आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ़र्क है। जब मैं इस चैप्टर पर आऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा, अभी नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेकिन इनके दरमियान एक फ़र्क है, लेकिन इनका काम एक ही है कि ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स नेचर वाइज एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग लॉ में प्रोवाइडेड है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टैक्स क्रेडिट अलग लिखा है, टैक्स रिडक्शंस अलग लिखी है। क्या ये बातें समझ आती है हमें? अब ये हमारा कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है। सर इसके बाद अगेन अभी फ़िलहाल सैलरी को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास से या नेक्स्ट क्लास से मैं सैलरी हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद बाकी हेड्स ऑफ इनकम 1 बाय 1 कवर होंगे। मैं किस तरह से मेक श्योर करूं कि यार अगर मैंने कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ना है, पढ़ाना है, रिवाइज करना है, तो हाउ टू मेक श्योर कि यार वो हेड मैंने कंप्लीटली कवर कर लिया, यानी मैंने उस हेड की सारी बातें कवर कर ली है, कोई बात मिस तो नहीं कर दी। एज अ टीचर अगर मैं कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ा रहा हूं और मुझे ये मेक श्योर करना हो, ये कॉन्फिडेंस हासिल करना हो कि क्या मैंने सारी बातें इस हेड की बच्चों को पढ़ा दी। एज अ स्टूडेंट अगर आप कोई हेड पढ़ रहे हो और आपने ये मेक श्योर करना हो कि एज अ स्टूडेंट आपने उस हेड की सारी बातें पढ़ ली, या रिवीजन के टाइम आप किसी हेड को रिवाइज कर रहे हो और आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए हो कि यार मैंने उस हेड में सब कुछ रिवाइज कर लिया, आप ये देखो कि क्या हमें उस हेड के बारे में कम से कम ये 6 बातें मालूम है। अगर इस हेड के बारे में, किसी भी हेड के बारे में कम से कम आपको ये 6 बातें मालूम है ना, दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द बेंचमार्क टू इंश्योर कि आपने उस हेड को कंप्लीटली कवर कर लिया है। दिस इज द क्राइटेरिया टू इंश्योर कि आपने उस हेड को कंप्लीटली कवर कर लिया है। यानी हर हेड ऑफ इनकम के बारे में हम ये 6 बातें पढ़ेंगे और इन 6 बातों की कवरेज की बेसिस पे हम अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देंगे, हम अपने आप को ये श्योरिटी देंगे कि हाँ हमने ये हेड की सारी बातें कवर कर ली हैं। क्या है वो 6 बातें? नंबर 1, अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम कि यार मैं जिस हेड को पढ़ने लगा हूं, इस हेड में कौन सी इनकम, कौन से अमाउंट की बात होगी। भाई वैसे तो आपको बज़ाहिर बाय नेम समझ आ रहा है ना कि कहाँ गया, कि सैलरी में सैलरी की बात हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम बात हो रही है, कैपिटल गेन में कैपिटल गेन की बात हो रही है, लेकिन ये तो बहुत जनरल बात है। सर प्रॉपर्टी से हम क्या कमाते हैं? भाई प्रॉपर्टी से तो हम रेंटल भी कमाते हैं, प्रॉपर्टी को तो सेल परचेस करके भी कमाते हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसकी बात हो रही है? सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी में क्या क्या आ सकता है? कैपिटल गेन में क्या क्या आ सकता है? बिजनेस में क्या क्या आ सकता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा? तो हर हेड की आपको अमाउंट चार्जेबल बताई जाएगी कि यार इस हेड में इस अमाउंट की बात होगी, इस हेड में इस इनकम की बात होगी। देन बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, ये क्या है जी? सर हर हेड की इनकम को टैक्स करवाने का कोई ना कोई एक तरीकेकार है, कोई ना कोई एक मेथड है। हमारे हेड की इनकम या तो एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो रही होगी, या फिर कैश बेसिस पे टैक्स हो रही होगी। देखें जिस तरह से अकाउंटिंग के 2 तरीके होते हैं ना, या तो आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करें या आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करें। इसी तरह से हेड ऑफ इनकम की टैक्सेशन की भी एक तरीकेकार है, टैक्सेशन की भी एक बेसिस है कि या तो इनकम एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होती है या वो इनकम कैश बेसिस पे टैक्स होती है। ये बात हमें हर हेड में बताई जाएगी। कुछ हेड्स ऐसे हैं जो कि एक्रूअल पे टैक्स होते हैं, कुछ हेड ऐसे हैं जो कि कैश पे टैक्स होते हैं, कुछ हेड्स ऐसे भी हैं जिसमें हमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह से टैक्सेशन करें। तो हर हेड के बारे में हमें बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी को जानना है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी को समझना है। फिर अलाउबल डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया
कि हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें कुछ एक्सपेंसेस, कुछ डिडक्शंस को माइनस करने की इजाज़त है, और हर हेड के अलाउबल डिडक्शंस अलग अलग हैं। कैपिटल गेन के अलग है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलग है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलग है। तो हर हेड में आपको सेपरेटली बताया जाएगा कि कौन कौन सी डिडक्शंस, कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाज़त दी गई है। देन ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। व्हाट इफ के जिस हेड को मैं पढ़ रहा हूं, जिस हेड को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, उसमें लॉस आ जाए। सर लॉस कब आता है? लॉस कब आएगा? सर लॉस उस वक्त आएगा जब अलाउबल डिडक्शंस अमाउंट चार्जेबल से ज़्यादा होंगी। जब अलाउबल डिडक्शंस अमाउंट चार्जेबल से ज़्यादा होगी। तो अगर किसी हेड में लॉस आ जाता है, इसको क्या करेंगे? इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? क्या वो लॉस ज़ाया हो जाएगा? क्या वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? क्या वो लॉस दूसरे हेड्स की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा? तो हर हेड के लॉसेस की कोई ना कोई ट्रीटमेंट है। कहीं पे लॉस ज़ाया हो रहे होंगे, कहीं पे लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, कहीं पे लॉस दूसरे हेड्स की इनकम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो हर हेड के लॉसेस के रूल्स अलग अलग हैं। फिर जो एग्जेम्पशंस ऑफ द हेड ऑफ इनकम, हर हेड की कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी कि भाई पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर है तो एक्चुअली बिजनेस ना। भाई अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो खेती बाड़ी करना आपका बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में ये बताया गया कि भाई खेती बाड़ी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो सैलरी आपकी इनकम है, लेकिन सैलरी में ये बताया गया है कि अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो हर हेड की अलग अलग एग्जेम्पशंस हैं। सैलरी में कुछ अलग एग्जेम्पशंस हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ अलग एग्जेम्पशंस हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में कुछ अलग एग्जेम्पशंस हैं। तो हर हेड की इनकम्स की एग्जेम्पशंस, हर हेड की पर्टिकुलर एग्जेम्पशंस हम हर हेड के साथ साथ कवर करेंगे कि सैलरी में क्या क्या एग्जेम्प्ट है, बिजनेस में क्या क्या एग्जेम्प्ट है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या एग्जेम्प्ट है, अदर सोर्सेस में क्या क्या एग्जेम्प्ट है। और लास्ट क्राइटेरिया होगा हाउ टू डिटरमाइन व्हाट इज पाकिस्तान सोर्स इनकम, व्हाट इज फॉरेन सोर्स इनकम। देखिए हमारे टैक्स लॉ में हम एक टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम ये जानते हैं कि यार हमारा जो टैक्स पेयर है या तो वो रेजिडेंट इन पाकिस्तान होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पाकिस्तानी शहरी की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके डोमिसाइल, आपके CNIC, आपके पासपोर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टैक्स रेजिडेंसी की बात हो रही है। टैक्स रेजिडेंस आपके डोमिसाइल से अलग चीज़ है। आपका डोमिसाइल, आपका पासपोर्ट, आपका NIC, इसकी बात नहीं हो रही, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो नेशनैलिटी है। आपका पासपोर्ट, आपकी NIC आपकी नेशनैलिटी है। मैं नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं रेजिडेंसी की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स लॉ में एक तरीक़ेकार, एक क्राइटेरिया है कि हम टैक्स पेयर को आइदर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देख रहे होते हैं। अब जो रेजिडेंट होते हैं इनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे टैक्स लगता है। लेकिन अगर एक नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स लगेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो कमाया वो पाकिस्तान सोर्स है, पाकिस्तान से बाहर जो कमाया वो फॉरेन सोर्स है, नहीं। इसका भी एक क्राइटेरिया है, इसका भी एक तरीक़ेकार है ये जांचने का, ये मालूम करने का कि यार कौन कौन सी इनकम पाकिस्तान सोर्स में फॉल करेगी, कौन सी इनकम फॉरेन सोर्स में फॉल करेगी। तो हर हेड में आपको ये बताया जाएगा, कि कभी ये पाकिस्तान सोर्स है और कभी ये फॉरेन सोर्स है। और ये क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि अगर टैक्सेशन करते वक्त हमने देखा कि हमारा बंदा रेजिडेंट है तो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्स होगी, फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्स होगी। लेकिन अगर हमारा बंदा नॉन रेजिडेंट है तो इसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी, इसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स नहीं हो रही होगी। ऐसे ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी टैक्स लॉ के हिसाब से, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ पाकिस्तान में अप्लाई होगी। अगर एक बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट है तो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स होगी।
अगर एक बंदा पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है तो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी। अब नॉन रेजिडेंट की जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो किसी और देश में, किसी और मुल्क में टैक्स हो रही होगी, पाकिस्तान में टैक्स नहीं हो रही होगी। तो अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हेड को पढ़ाने से पहले, किसी भी हेड को पढ़ने से पहले, किसी भी हेड को रिवाइज करने से पहले अगर मुझे ये मेक श्योर करना है कि यार वो हेड मैंने कंप्लीटली हर एंगल से, हर लिहाज से कवर कर लिया है, तो मैं खुद से ये 6 सवाल करूंगा, क्या मुझे उस हेड के बारे में कम से कम ये 6 बातें मालूम है। नंबर 1 अमाउंट चार्जेबल, नंबर 2 बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, नंबर 3 अलाउबल डिडक्शन, नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, नंबर 5 exemptions of the hat, and number 6 criteria for Pakistan source income and foreign source income। तो हमारी क्लास का टाइम तकरीबन एंड हो चुका है। आज की हम अपनी डिस्कशन को, आज की हम अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह ऑफिशियली सैलरी हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। आज हमने एक तो कंप्यूटेशनल ऑफ टैक्स लायबिलिटी का ओवरऑल फॉर्मेट देखा और ये क्राइटेरिया देखा कि मैं किस तरह से किसी भी हेड की कंप्लीटनेस को मेक श्योर कर सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। यस, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास की जो भी डेट और टाइमिंग्स वगैरह है वो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, क्लास हमारी ऑफिशियली ऑफ हो गई है, लेकिन मैं अगले 5-10 मिनट यहाँ पे मौजूद हूँ। किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है।